हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं, साथ साथ बहुत अच्छे से स्टडीज़ कर रहे हैं। क्यों, बिल्कुल सही कहा ना। हो रही हैं पढ़ाइयाँ? हाँ जी, हो रही हैं। चलो जी, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो और एक दिन बहुत अच्छे से एग्जाम्स क्लियर करके बढ़िया से एक सीएस बन के दिखाना मुझे, ठीक है। चलिए, हम बिजनेस कम्युनिकेशंस के बारे में डील कर रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक कम्युनिकेशन क्या होता है, किस टाइप का होता है, और उसके कुछ हम लोगों ने पैटर्न्स के बारे में पढ़ा था कि जिस तरह से कम्युनिकेशन करते जाओ उसी तरीके से उसका क्या क्रिएट होता रहता है, पैटर्न क्रिएट होता रहता है। ठीक है जी, तो अब हम उसी कम्युनिकेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास। हमारे पास है कुछ नेटवर्क्स बोले तो वो तरीके कम्युनिकेशन के जिसके थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है जी, अब उन तरीके की बात करते हैं किस किस तरह से क्या कम्युनिकेशन किया जाता है। तो हमारे पास पहला तरीका है जी वर्टिकल, दूसरा है जी सर्किट, थर्ड वन इज व्हील नेटवर्क, फोर्थ वन इज चेन नेटवर्क एंड फिफ्थ वन इज स्टार नेटवर्क। अब है क्या, व्हाट इज व्हील, व्हाट इज सर्किट, व्हाट इज वर्टिकल, व्हाट इज चेन एंड व्हाट इज स्टार। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल नेटवर्क इज यूजुअली बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट, यानी कि एक बंदा होगा सुपीरियर, एक बंदा होगा बॉस, एक बंदा होगा सबऑर्डिनेट, एक बंदा होगा क्या, हमारा एम्प्लॉई या फिर हमारा जूनियर। ठीक है, अब इसका सर्कल कैसे चलेगा, कैसे कम्युनिकेशन फ्लो होगा जी। एक बंदा है ए, ठीक है जी, मिस्टर ए है हमारे पास, मिस्टर बी है। अब मिस्टर ए क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैनेजर है किसी टीम के, ठीक है, और ये कौन है, ये उसी टीम का एक मेंबर है, कलीग है, या फिर क्लरिकल लेवल पे बोल दो तो एक क्या है, ये उनका टीम मेंबर है। ठीक है जी, अब जब टीम के मैनेजर को बी से बात करनी है तो उसको अपनी पोजीशन से थोड़ा सा नीचे वाले लेवल से पर्सन से बात करनी है, यानी कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। वहीं अगर बी को ए को रिपोर्ट करना है तो डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होगा, यानी कि ए ने बी को मैसेज भेजा और बी ने किसको मैसेज भेजा, ए को मैसेज भेजा। तो व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर पोजीशंस एंड व्हाट इज द डिफरेंस, दैट यू आर बोथ अपवर्ड और डाउनवर्ड टू ईच अदर, या तो आप उनसे सुपीरियर हो या फिर आप उनके सबऑर्डिनेट्स हो। ठीक है, तो इस तरह के दो बंदों के बीच में अगर कम्युनिकेशंस होती हैं तो उस कम्युनिकेशन को क्या बोला जाता है, वर्टिकल नेटवर्क। ज़रूरी है कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन यहाँ पर होना चाहिए। अगर आप सुपीरियर सबऑर्डिनेट नहीं हैं तो आप वर्टिकल नेटवर्क नहीं कर सकते। क्लियर है? So it is a two-way communication. The immediate feedback is possible in this type of communication network. ये भी two way ही होगा। A ने जैसे ही B को कुछ काम बोला तो B भी तो रिस्पॉन्ड करेगा ना, हाँ जी सर हो जाएगा। तो A ने जब B को बोला, B ने रिस्पॉन्ड किया, या फिर B ने कुछ A से पूछा तो A ने रिस्पॉन्ड किया, तो यहाँ पर फीडबैक पॉसिबल है क्योंकि इंडिविजुअली आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हुआ व्हेन यू आर सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के, जरूरी तो नहीं सिर्फ सुपीरियर और सबऑर्डिनेट ही आपस में बात करेंगे, क्लरिकल लेवल के लोग भी तो आपस में बात कर सकते हैं। तो उनके लिए एक और नया नेटवर्क आया, उनके जो नेटवर्क का नाम है दैट इज सर्किट नेटवर्क। सर्किट मतलब एक सर्किट क्रिएट हो रहा है। कौन सा सर्किट, वो मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं। चलो जी, 10th में सर्किट पढ़ा होगा आपने, 8, 9, 10 साइंस जब आप पढ़ते थे वैसा होता था ना, यहाँ पे दो तारे जोड़ी, बीच में यहाँ पर वो कुछ सेल जोड़ते थे, सेल के बाद इन तारों को जोड़कर यहाँ पर आप वो ऐसा कुछ बल्ब सा लगाते थे, है ना, वो बल्ब जल जाता था फिर, तो इसको क्या बोलते थे हम, सर्किट बोलते थे। कुछ इसी तरह के फ्लो को हमने मेंटेन किया कम्युनिकेशन में। इसमें कौन है जी हमारे पास, वही मिस्टर ए और मिस्टर बी ले लेते हैं, बट अब यहाँ पर मिस्टर ए मिस्टर बी का सुपीरियर नहीं है, यानी कि बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप उसमें नहीं है। तो क्या होगा, अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कम्युनिकेट किया। ठीक है जी, मिस्टर ए ने क्या भेजा सर, मैसेज भेजा। मिस्टर बी क्या करेगा, रिप्लाई। तो मिस्टर बी ने क्या कर दिया जी, रिप्लाई कर दिया। व्हेन समवन सेंड्स यू द मैसेज एंड यू रिवर्ट टू देम, ठीक है, यानी कि किसी ने आपको मैसेज भेजा और आपने उनको रिवर्ट किया, तो आपने एक फ्लो क्रिएट कर दिया, एक सर्कल क्रिएट कर दिया। इस फ्लो की वजह से इसे बोला जाता है सर्किट। अब आप बोलोगे कि वर्टिकल भी तो एक सर्किट है, बिल्कुल सर्किट क्रिएट किया था उसने, बट उसको सर्किट नेटवर्क का नाम इसीलिए नहीं दिया क्योंकि वहाँ पर एक कंडीशन थी दैट यू शुड बी सुपीरियर एंड वन शुड बी सबऑर्डिनेट। बट यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी हो सकता है, किसी को भी बात कर सकते हैं। So under this network, two person communicate with each other. Say Mr. A sends message to Mr. B
After receiving message, Mr. B communicates the feedback to Mr. A. So communication takes the form of circuit, therefore it is known as circuit network. It is similar to vertical network, but in circuit network A and B are not necessarily superior and subordinate. यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये कुछ भी हो, यानी कि when there is a specified superior or subordinate communication then it is vertical communication. अगर किन्हीं भी दो लोगों के बीच हो रहा है बट एक कम्युनिकेट कर रहा है, सामने वाला बंदा रिप्लाई कर रहा है, then it is सर्किट नेटवर्क. क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट वन इज आवर चेन नेटवर्क. ये लेस एफिशिएंट नेटवर्क होता है और ऑर्गेनाइजेशंस में जनरली नहीं होना चाहिए. ये सिर्फ तभी काम कर सकता है जब आपको कोई पॉलिसी कम्युनिकेट करनी हो, किसी तरह का कोई इंटरेक्शन से हो, सिर्फ आप ही की तरफ से जाना है, आपको सिर्फ उन्हें इन्फॉर्म करना है, उनसे आपको रिवर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है. तो उस टाइप के काम के लिए आपका चेन नेटवर्क यूज़ होता है. इसका काम क्या है? ऐसे काम करता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बंदा है ए, इसके अंडर दो टीम है, ठीक है. फर्स्ट टीम इज़ ऑफ मिस्टर बी एंड सेकेंड टीम ऑफ मिस्टर सी, ठीक है. अब इनके नीचे फिर बंदे काम करते हैं. जैसे बी के नीचे डी और ई काम करते हैं, सी के नीचे काम करता है एफ और जी, ठीक है जी. अब ए को कोई मैसेज जी को देना है तो ए पहले देगा सी को, सी फिर देगा एफ को, फिर एफ देगा जी को. सिमिलरली इस साइड अगर ए को कोई मैसेज ई को देना है तो पहले वो मैसेज किसके पास जाएगा? बी के पास, फिर डी के पास, उसके बाद जाएगा ई के पास. तो समझ लो, एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास. तो ऐसे एक फ्लो क्रिएट होगा, यानी कि एक हिरार्की में फ्लो करेगा आपकी क्या? कमांड. जब इस तरह से हिरार्की में फ्लो कर रही है आपकी कमांड, तो क्या वो कमांड सही है? क्या वो कमांड ऐसी ही होनी चाहिए थी? अब ज़रा सोचो, जो ए ने बात जी को बतानी थी, क्या उसको एग्जैक्ट बात पता चली होगी? नहीं. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ए ने जो एग्जैक्ट सी को बोला, सी ने सेम डिट्टो एग्जैक्ट वर्डिंग्स एफ को बोली, एफ ने सेम एग्जैक्ट वर्डिंग्स जी को बोली. नहीं. क्या हो सकता है? यहाँ पर जो बात सामने आएगी वो मिर्च मसाले वाली हो सकती है. मिर्च मसाले वाली बात आंटियाँ करते हैं ना, जैसे गली मोहल्ले की, उड़ती उड़ती बात सुनाकर आई है, उड़ती उड़ती बात पता चली है, और वो एग्जैक्टली नहीं बताती, कुछ अपनी तरफ से ऐड ऑन करके बताएंगी. तो वो ऐड ऑन यानी कि मिर्च मसाला, ठीक है. या तो ऐड ऑन हो जाएगा या फिर वो डेरोगेट हो जाएगी, यानी कि या फिर क्या होगा, उनकी बातें कम पता चलेंगी, ज़रूरत से भी कम. जितना बोला था उसमें से एक आधी बातें स्किप कर देंगी, तो कम बातें, या तो मिर्च वाली बातें या फिर कम बातें, यानी कि स्किप हो जाएगा कंटेंट आपसे. ठीक है जी. तो ये दो केस हो सकते हैं, तो इसी वजह से इस नेटवर्क को ज़्यादा इफेक्टिव नहीं बोला जा सकता. और सबसे बड़ी बात क्या है, इसके अंदर सिर्फ इंस्ट्रक्शन ऊपर से नीचे फ्लो करते हैं, नीचे वालों को बात माननी पड़ती है. सो ऑल सबऑर्डिनेट रिसीव कमांड्स या इंस्ट्रक्शन फ्रॉम देयर सुपीरियर. सपोज बी सी डी ई एफ जी आर सबऑर्डिनेट्स टू ए. अब ये सारे के सारे क्या हैं? ए के सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है. एंड रिसीव कमांड्स फ्रॉम ए. अब इन सबको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? ए से मिलती है, ठीक है. अब इन सबको ए से कम्युनिकेशन मिल रही है और ए इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है. इस तरह के नेटवर्क को क्या बोला जाता है? आपका चेन नेटवर्क, ठीक है. यही सेम डायग्राम आपकी बुक्स में भी है और यही सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसीलिए मैंने डायग्राम्स आपकी बुक से यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं किया है. क्लियर? चलिए, चेन नेटवर्क के बाद नेक्स्ट है हमारा व्हील नेटवर्क. व्हील का मतलब क्या होता है? पहिया, पहिए वाला नेटवर्क है. पहिया देखा है कभी कैसा होता है? एक सेंटर में एक टुकड़ा लगा होता है एल्युमिनियम का या लोहे का, जो भी वट एवर द मटेरियल इट इज. उसके साइड से बहुत सारी ताड़ियाँ जा रही होती है, यानी कि बहुत सारी ताड़ियाँ जो हैं वो अलग अलग पॉइंट पर टच कर रही होती है ना, कुछ इस तरह से, ठीक है. तो यहाँ पर ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हम बोलते हैं व्हाट? कंट्रोलिंग अथॉरिटी. जैसे कि लास्ट वाले एग्जाम्पल पे आ जाओ, उसमें कितने बंदे थे? ए था, बी था, सी था, डी था, ई, एफ और जी. इतने सारे बंदे थे ना. अब ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी है. अब ये क्या कर रही है? डी से बात कर रही है, ई से बात कर रही है, एफ से बात कर रही है, जी से बात कर रही है, बी से बात कर रही है और सी से बात कर रही है, यानी कि इंडिविजुअली सबसे बात कर रही है. अब डी ए से बात कर सकता है, ई ए से बात कर सकता है, एफ ए से बात कर सकता है, जी ए से बात कर सकता है, बी ए से बात कर सकता है और सी ए से बात कर सकता है. यानी कि एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है. लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन है. क्या? डी और ई ये टीम मेंबर आपस में बात
नहीं कर सकते, ये वाली बात अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। अब जब ये लोग बात नहीं कर सकते तो यानी कि सिर्फ एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसी का रोल चलेगा, सेंट्रलाइज्ड अप्रोच हो गई, सारी की सारी पावर इसने अपने हाथ में रखी हुई है। तो आइए पढ़ते हैं। हियर ऑल द सबऑर्डिनेट रिसीव कमांड्स फ्रॉम वन सुपीरियर, एक सुपीरियर से आपको सारी कमांड रिसीव होंगी। दिस इज हाईली सेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क वेयर ईच सबऑर्डिनेट रिसीव्स commands or instructions from a single authority or superior A and wants the same immediate feedback। अब इसमें क्या हुआ, A ने अपने सबऑर्डिनेट से बात किया, उन्होंने A से बात किया, बस एक दूसरे से बात करके, यानी कि बॉस और एम्प्लॉय खेलते खेलते खेल खत्म। सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय आपस में बात कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ आपस में बात नहीं कर सकते। ये भी लिमिटेशंस है। अब बॉस तो इंस्ट्रक्शन दे देता है, काम तो एम्प्लॉयज़ नहीं करना है। अब वो सारे एम्प्लॉयज़ को आपस में बात करने का राइट तो होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए एक और नेटवर्क बनाया गया। एंड व्हाट्स दैट नेटवर्क? दैट नेटवर्क इज स्टार नेटवर्क। कैसे काम करता है स्टार नेटवर्क? कुछ इस तरह से बनता है ना हमारा स्टार। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर बीच में कोई नहीं है, ब्लैंक है बीच, यानी कि इसके अंदर कोई भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं होगी, नो कंट्रोलिंग अथॉरिटी, सिर्फ तारे होंगे, यानी कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है। जनरली क्या होता है, आपको काम असाइन कर दिया गया, वो सारा काम एम्प्लॉयज़ ने मिलके करना होता है, तो वो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, अपनी टीम क्रिएट करते हैं। उस टीम क्रिएट करने के बाद उनको राइट होता है कि वो किसी भी टीम मेंबर से जाकर बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। तो जब वो टीम क्रिएट होती है, टीम वर्क कहलाता है उसको, जब टीम में रहकर आप काम करते हो। और एक टीम में रहकर काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका आसपास कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे कि ए है, बी है, सी, डी, सपोज एक बंदा है, ठीक है। अब ए सी से बात कर सकता है, बी से बात कर सकता है, बी ई से बात कर सकता है, ई डी से बात कर सकता है, और ए डी से बात कर सकता है, ठीक है। अब ए बी से भी बात कर सकता है, ए ई से भी बात कर सकता है, डी से तो हो ही गई, सी से भी हो गई, ठीक है जी। अब कौन बचा? सी। सी ने ए से बात कर ली, सी ने बी से बात कर ली। अब सी चाहे तो डी से बात कर सकता है, ठीक है, और सी चाहे तो ए से भी बात कर सकता है। अब डी किससे रह गया? डी रह गया जी आपके बी से, तो डी चाहे तो आपके बी से भी बात कर सकता है। यानी कि सारे के सारे पर्सन आपस में मिलकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। बी ने सबसे बात हो गई इनकी आपस में, तो ये आपस में एक दूसरे से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और आमने सामने भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, किसी से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को बोला जाएगा व्हाट? स्टार नेटवर्क। यानी कि अंडर स्टार नेटवर्क कम्युनिकेशन ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। वो सारे के सारे मेंबर्स एक दूसरे से बात करते हैं और इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। So this network is a must for group communication or where team work is required या फिर involved, वहाँ पर तो ये must है, होना ही चाहिए। So this network channel of communication is open to all members of the group. The members communicate with each other without hesitation. ग्रुप में होते हैं तो हम फ्रीली बात करते हैं, कोई हमारे सर पे डंडा लेके नहीं खड़ा तो हमारा हेजिटेशन अपने आप ही निकल जाता है। होता है ना, क्लास में अगर स्टूडेंट्स बैठे हैं और टीचर खड़ा है तो स्टूडेंट्स उतना फ्रीली बात नहीं कर पाते। एक बार टीचर क्लास से बाहर गया, फिर देखो धमाल इनका, तो क्या होता है उस टाइम विदाउट हेजिटेशन आप बात करते हो, तो फ्री बात करते हो आप। तो वो वाला माहौल मिलना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, ताकि उनको काम बर्डन ना लगे, काम जैसा लगे, इंजॉयमेंट के साथ वो कर सके। इसीलिए स्टार नेटवर्क जो है इवॉल्व किया गया और ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत पॉपुलर है ये स्टार नेटवर्क। हालांकि बोला नहीं जाएगा कि चलो ये स्टार नेटवर्क है जी, स्टार की तरह बैठ जाओ, लेकिन फील हो जाता है हमें जब इस तरह की कम्युनिकेशंस हमें अलाउड होती है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होता है स्टार नेटवर्क। चलिए जी, so the effectiveness of the above network of the communication channel depends upon the users, that is the manager at all levels, their subordinates and other members of the organization, and above all the seriousness with all these human resources make use of the facilities provided to them by the organizations to complete its objective। अब इसका क्या मतलब है, ये क्यों कहता है, आइए चेक करते हैं। देखिए जी, एक था हमारे पास स्टार नेटवर्क, ठीक है। अब ये जो स्टार नेटवर्क है इसमें क्या है, इस स्टार नेटवर्क में सभी एम्प्लॉयज़ आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है जी। अब सब एम्प्लॉयज़ अगर वर्क रिलेटेड बातें करेंगे, वर्क रिलेटेड चिट चैट अगर करेंगे,
तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्क रिलेटेड नहीं, फालतू की बकवास करने लगे तब तो ये स्टार नेटवर्क बेकार हो जाएगा ना। तब उस नेटवर्क को स्टार नेटवर्क नहीं बोला जाएगा, तब उस नेटवर्क को बोला जाएगा ग्रेप वाइन। सो यानी कि स्टार नेटवर्क इज फॉर द ऑफिशियल कम्युनिकेशन इन एन लिटल अनऑफिशियल मैनर, बट ग्रेप वाइन इज कम्प्लीटली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ पे आपको फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बकवास कर सकते हो, फ्रीली इंजॉय करते हो, आफ्टर वर्किंग आवर्स, आफ्टर ऑफिस आवर्स, इन लंच, आप जिस तरह से बात करते हो, दैट इज ग्रेप वाइन नेटवर्क। ग्रेप वाइन नेटवर्क भी हर ऑर्गेनाइजेशंस में होता है एंड होना भी चाहिए। तो क्या है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन must have what? grapevine। ग्रेपवाइन बच्चों होना चाहिए, बिना ग्रेपवाइन इंसान जी नहीं सकता। आप किसी से बकवास किए बिना, अपना मन हल्का किए बिना आप नहीं रह सकते। ह्यूमन नेचर है, हमें चाहिए होता है कोई थोड़ा सा बॉन्ड क्रिएट करने के लिए, लिंक क्रिएट करने के लिए, ताकि हमें ऑफिस भी अपने जैसा सा लगे। तो ग्रेपवाइन नो डाउट होना चाहिए। क्या फ़ायदा होता है, रिलैक्स करता है माइंड को। अगर आप 5 घंटे बाद काम कर रहे हो और आधा घंटा अगर आपने किसी से बातचीत कर ली, तो उससे ऑफिस को कोई लॉस नहीं होता है, साथ में आपका जो बर्डन है, आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होता है, रिलैक्सेशन ऑफ माइंड। ठीक है, वर्क प्रेशर को रिड्यूस करता है, रिड्यूस व्हाट, वर्क प्रेशर। वर्क प्रेशर को रिड्यूस करता है। सेकंड क्या बेनिफिट है इसका, उसके अलावा बेनिफिट ये है वर्क प्रेशर रिड्यूस करने के अलावा कि ये क्या करता है कि एम्प्लॉयज़ के अंदर बॉन्ड क्रिएट करता है, यानी कि मेक एम्प्लॉयज़ फील लाइक दे आर इन देयर ओन फैमिली। फैमिलियर फीलिंग्स आती है, फैमिली वाली फीलिंग्स। ठीक है, कीप द एम्प्लॉयज़ इंटरेक्टिव, क्रिएट्स बॉन्ड्स अमंग दैम, ताकि लोगों को ऑफिस आने का भी मन करे। तो इस तरह के नेटवर्क को, इस तरह की फीलिंग्स को बढ़ावा देने के लिए ग्रेपवाइन को बढ़ाया जाता है। लेकिन इसके लॉसेस भी हो सकते हैं। देन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस नेटवर्क? डिसएडवांटेज, अब ग्रेपवाइन है, अगर 100 लोग सारे दिन गप्पे ही मारने लगे तो टाइम वेस्ट होगा, wastage of time. If we use this network in excess, ज़्यादा यूज़ करोगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, प्लस डिफेम फॉर मैनेजर्स या फिर कंपनी। अच्छा, जब हम लोग है ना ऐसे झुंड में बातें करते हैं तो क्या करते हैं, हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करते हैं या बुरी बातें भी करते हैं? फलाने ने ऐसे कर दिया, दिकड़ा ने ऐसे कर दिया, ऐसे होता है वैसे होता है, वो मैनेजर तो बहुत बुरा है, मुझे छुट्टी नहीं दी, मैं ऐसे काम कर रही थी उसने मुझे आके टोक दिया। तो इस तरह से जब एम्प्लॉयज़ बात करते हैं तो किसी भी मैनेजर के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नेगेटिविटी फैलाते हैं, उसको डिफेम करते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। क्रिएट्स र्यूमर्स, क्या और क्या हो सकता है, र्यूमर क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब ये जो र्यूमर है ना, ये आपका पॉजिटिव साइड भी हो सकता है और नेगेटिव साइड्स भी। देखो, अगर प्योरली वो र्यूमर है तब तो ये ऑफ कोर्स आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, लेकिन जो स्मार्ट मैनेजर्स होते हैं ना, वो इस र्यूमर को अपने फेवर में लाकर यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे फेवर में लाकर? देखो जी, क्या होगा, अगर किसी भी मैनेजर को कोई बात बहुत ही जल्दी आग की तरह फैलानी है अपने एम्प्लॉयज़ में, तो वो किसी एक ऐसे एम्प्लॉय को ढूंढकर अपने कैबिन में बुलाएगा। देखो, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ और ये बात हाईली सेंसिटिव है, किसी को बताना मत। बस इतना उसे बोलना है और वो बात ऑटोमेटिकली पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, बिल्कुल फैल जाएगी। तो र्यूमर्स को मैनेजर्स चाहें तो पॉजिटिव साइड में यूज़ कर सकते हैं। अगर उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में ना मोड़ा जाए तो ये र्यूमर्स बड़े घातक साबित हो सकते हैं।
है जी। ये ग्रेपवाइन वैसे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था, बट व्हेन यू आर रीडिंग फॉर द फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क तो आपको पता होना चाहिए कि इनफॉर्मल भी एक नेटवर्क होता है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होता है, बट उसे एक लिमिटेड टाइम के लिए, एक लिमिटेड एक्सटेंट के लिए ही अलाउ किया जाना चाहिए। अगर उसको फ्रीली अलाउ कर दो तो फिर भट्टा गोल ही है आपका, नाश ही करेगा वो, कोई काम की चीज़ करेगा नहीं आपके साथ। तो ग्रेपवाइन होना चाहिए बट इन द लिमिटेड मैनर। क्लियर? चलो जी, तो ये स्टार नेटवर्क हमारा क्लियर है। उसके बाद चलते हैं, ये नेटवर्क्स इतने ही हैं हमारे पास, ये टोटल 5 नेटवर्क है, छठा नेटवर्क मैंने आपको करवाया है। चलो जी, इस 5 नेटवर्क के बाद जो हमें करना है बहुत इंपॉर्टेंट, और जो हम छोड़ चुके हैं बीच में, कंसेप्ट हमने मिस किया था, दैट इज़ व्हाट? जौहरी विंडो। जौहरी विंडो, जौहरी विंडो का नाम किसने दिया, क्या है जौहरी विंडो, आइए पढ़ते हैं। जौहरी विंडो बेसिकली है ना 4 शीशों की कहानी है। खिड़की के 4 शीशे हैं ये, और इन 4 शीशों की कहानी है जौहरी विंडो। इस विंडो को देखकर ये आइडिया आया किसके दिमाग में? एक तो बंदा है जोसेफ लुफ्ट, एक बंदा है कौन? हैरी इनगम। जोसेफ लुफ्ट और हैरी इनगम, इन दोनों के नाम को मिला के जोसेफ से लिया, हैरी से हरी लिया, तो जौहरी। अब ये जौहरी बन गए हैं, ये हीरे की परख करेंगे। अभी क्या परख करते हैं? तो इन्होंने इस टोटल 4 विंडो को नाम दिया। फर्स्ट विंडो को नाम दिया ओपन, सेकेंड विंडो को नाम दिया इन्होंने ब्लाइंड, थर्ड विंडो को नाम दिया इन्होंने हिडन, और फोर्थ विंडो को नाम दिया इन्होंने व्हाट? अननोन। ठीक है, इस विंडो के नाम ये इसी तरह से हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, जो भी मैंने लिखा हुआ है एग्जैक्टली इसी पोजीशन में रहेंगे ये, और इसी सीक्वेंस में रहेंगे। सो अ 4-paned विंडो डिवाइड्स पर्सनल अवेयरनेस इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स एज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स 4 क्वाड्रेंट्स। पहला है ओपन, हिडन, ब्लाइंड एंड अननोन। ये 4 इसके क्वार्टर बन गए ना, तो ये 4 क्वाड्रेंट है, 4 टुकड़ों में बट गई। ओपन, ब्लाइंड, हिडन एंड अननोन। व्हाट इज दिस ओपन, ब्लाइंड, हिडन एंड अननोन क्वाड्रेंट? कुछ नहीं है, बकवास की बात है, लेकिन है क्या? ये बोलता है कि हर एक इंसान के पास एक एट्रीब्यूट होता है, एक विशेषता होती है, और उस विशेषता के आधार पर इसने उसको ओपन, ब्लाइंड, हिडन या अननोन रखा है। ठीक है जी। ओपन मतलब खुला दिमाग, ब्लाइंड मतलब अंधा, हिडन मतलब छुपा हुआ, अननोन बेखबर। ठीक है, ये तो मैंने थोड़ा सा इसका हिंदी वर्जन किया है, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं अभी। ये बोलता है कि ये फिक्स हो गया। अब क्या ऐसा होगा कि जिस इंसान को एक ओपन क्वाड्रेंट की कैटेगरी में रख दिया जाए कि वो ओपन ही होगा, वो किसी और क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो सकता है? बिल्कुल शिफ्ट हो सकते हैं सर। दिस लाइन्स आर द 4 पेन्स लाइक विंडो शेड्स विच कैन मूव एज एन इंटरेक्शन प्रोग्रेस। अगर कोई हिडन है तो वो हिडन से कब ओपन में कन्वर्ट हो जाएगा पता नहीं, ब्लाइंड से कब ओपन में कन्वर्ट हो जाएगा पता नहीं, अननोन से कब ओपन हो जाएगा पता नहीं। अब आपको ओपन, ब्लाइंड, हिडन, अननोन, पहले इनका मतलब समझाती हूँ। ओपन पे आ जाओ। ओपन क्वाड्रेंट क्या है? जो ओपन है। यहाँ पर 2 बंदे हैं। पार्टिसिपेंट का मतलब आप मान के चलना स्पीकर की मैं बात कर रही हूँ, और पीयर्स का मतलब आप मान के चलना जो आपका लिसनर है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। कम्युनिकेशन में 2 ही होता है, बोलने वाला, सुनने वाला। सामने जो बैठे हैं वो मेरे पीयर्स हैं और मैं पार्टिसिपेंट हूँ। ठीक है। Adjectives selected by both the participant and his or her peers are placed into the arena quadrant। arena होता है मतलब स्पेशलाइज्ड एरिया जहाँ पर आप वर्क करते हो। ठीक है, मुझे कुछ पता है, आपको भी वो सेम बात पता है, then we both are in open quadrant। So the quadrant represent trade of the participant of which both they and their peers are aware। बोलने वाले को भी पता है, सुनने वाले को भी पता है, गुरु को भी पता है, चेले को भी पता है। तो ये क्या क्वाड्रेंट हो गया? ओपन क्वाड्रेंट। क्या आपको मेरा नाम पता है? मुझे मेरा नाम पता है। हाँ जी, आपको भी पता है, आपको अपना नाम भी पता है, मेरा नाम भी पता है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज ओपन क्वाड्रेंट। कोई कॉन्सेप्ट है? अगर मैं आपसे पूछूं लिसनिंग स्किल्स के बारे में, क्या आपको पता है? ऑफकोर्स मुझे भी पता है एंड आपको भी पता है। तो हम दोनों कहाँ पे हैं? हम दोनों पहले डब्बे में हैं, यानी कि हम ओपन हैं, हम लोग फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं, हम दोनों के बीच से कोई कॉन्सेप्ट छूटा नहीं हुआ। सो वी आर इन ओपन क्वाड्रेंट, यानी कि हम लोग अपने वर्किंग एरिया में हैं, एरेना, अपने वर्किंग एरिया में है, एरेना क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, आगे हम लोग कॉन्टिन्यूस चीज़ को कर सकते हैं। सो दिस इज द ओपन क्वाड्रेंट। नेक्स्ट वन इज फेसेड या फिर हिडन, यानी कि जिसको छुपा कर रखा हुआ है। आपको पता है मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? नहीं। क्यों? मैंने कभी बताया ही नहीं। आपको पता है मेरा बर्थडे कब आता है? नहीं, मैंने बताया ही नहीं। क्या आपको पता है कि मेरी फेवरेट आइसक्रीम कौन है? नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ही नहीं। अब यहाँ पर क्या है? कुछ चीज़ें जो मुझे तो पता है बट आपको नहीं पता। ठीक है,
तो क्या है, एडजेक्टिव सिलेक्टेड ओनली बाय द पार्टिसिपेंट बट नॉट ओनली बाय ऑफ देयर पीयर्स आर प्लेस्ड इनटू द फेसेड क्वाड्रेंट्स। जो पार्टिसिपेंट को तो पता है, मुझे तो पता है, जस्ट सपोज ऐसे चैप्टर जो मैंने अभी तक आपको करवाए नहीं, मुझे तो वो पता है ना, तो आपके लिए कौन से क्वाड्रेंट में है वो अभी आपके लिए फेसेड क्वाड्रेंट या फिर हिडन क्वाड्रेंट के अंदर है, जस्ट बिकॉज अभी आपको उस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं है। So representing information about the participant of which their peers are unaware, it is then up to the participant whether or not to disclose this information. अब ये मुझ पर है कि मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है या नहीं। अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ तो what I am doing, I am moving the information in my facet quadrant, enlarging the एरेना क्वाड्रेंट्स एरिया, यानी कि फेसेड क्वाड्रेंट्स को क्या करूँगी मैं अपने एरेना क्वाड्रेंट में कवर करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये क्या है आपका ओपन है, सेकंड क्या है आपका हिडन, ठीक है। अब नीचे क्या था आपका हिडन क्वाड्रेंट था। अभी आप इस डब्बे में थे जिसमें आपको कुछ नहीं पता लेकिन मुझे पता है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन करूँगी, अब ये जो आपका हिडन है वो ओपन में कन्वर्ट होने लगेगा, यानी कि जो ओपन वाली विंडो है वो डाउन आ जाएगी। अब ये डाउन आते आते कैसे होएगी, सपोज ये हिडन थी, इसके ऊपर वाली विंडो धीरे धीरे सरक कर इसी के ऊपर गिर चुकी है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया जी ओपन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, I am effectively pulling the window shade down. When I am giving you information, I am pulling the window shade down. What shade? Open shade over the hidden shade. यानी कि मैं इस ओपन वाले विंडो को हिडन वाले विंडो के ऊपर रखूँगी। अब हिडन तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ ओपन हो गया हमारे बीच, पहले छुपा हुआ था, अब कुछ छुपा हुआ नहीं है। अब हम फ्रैंक हो चुके हैं, हम फ्रीली बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं जो आपकी बुक्स में है, I haven't told you but one of my favorite ice cream flavor is, मैंने कभी आपको बताया नहीं ना मेरी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है। सो चलो जी, जैसे ही मैंने आपको बताना स्टार्ट किया कि मुझे ब्लैक करंट आइसक्रीम बहुत पसंद है, या फिर ये जो बेन एंड जेरिस चेरी ग्रेशियाज आइसक्रीम फ्लेवर है वो मुझे बहुत पसंद है, जैसे ही आपको मेरी पसंद पता चली, आप हिडन से कन्वर्ट होकर कहाँ पहुँच गए, ओपन क्वाड्रेंट में, यानी कि एरेना क्वाड्रेंट में। जैसे ही कोई नया चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया, जो पहले आपके लिए शायद हिडन था, अब वो कहाँ आ गया, आपके एरिया में आ गया है, यानी कि आपके ओपन क्वाड्रेंट में आ गया है। इसका मतलब ये है कि अब आपको टेस्ट की तैयारी कर लेनी चाहिए। ओपन क्वाड्रेंट है, सब कुछ ओपन है, जान चुके हो आप, जान चुके तो भैया बच्चे चलो चलो टेस्ट दो, आप क्यों बचोगे हमसे, ठीक है। तो ये हुआ आपका फेसेड एंड हिडन क्वाड्रेंट, क्लियर। चलो जी, उसके बाद है ब्लाइंड स्पॉट क्वाड्रेंट। देखो हम दो कर चुके हैं, ओपन हिडन, अब तीसरा है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट आपने ना बड़ा मूवीज़ में देखा होगा, हीरो हीरोइन जा रहे हैं रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए, अब उन्होंने खाना कंप्लीट किया होता है कि हीरोइन के फेस पे कुछ लग जाता है, खाना कहीं ना कहीं लग जाता है, हीरोइन को पता नहीं होता, वो मस्त बैठी होती है और हीरो उसको जाकर बताता है कि मैम आपके फेस पर कुछ लग गया है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो एक सीन जो क्रिएट हो रहा है उसमें क्या होता है कि एक्चुअल में जो पार्टिसिपेंट है उसके साथ कुछ हुआ, लेकिन पार्टिसिपेंट को नहीं पता। किसको पता? पीयर्स को, उनके व्यूअर्स को पता है, स्पीकर्स को पता है, लिसनर्स को पता है। तो एक्चुअल में उनके लिए क्या है, वो स्पॉटेबल चीज़ है, बट मेरे लिए ब्लाइंड है। अगर मेरे फेस पे कुछ लगा है एंड आई एम नॉट इन द फ्रंट ऑफ मिरर, मुझे नहीं पता चलेगा मेरे फेस पे क्या लगा है। सामने देखने वाला इंसान ज़रूर बताएगा कि मेरे फेस पर क्या लगा है। तो वो जो चीज़ स्पॉट कर सकते हैं और मैं नहीं कर सकती, दैट इज़ ब्लाइंड स्पॉट। So adjective that are not selected by the participants but only by their peers are placed in the blind spot quadrant। यानी कि ऐसी बातें जो आपकी ऑडियंस को पता है और आपको नहीं पता, दैट इज़ योर ब्लाइंड स्पॉट। आपको कुछ नहीं पता लेकिन उन्हें पता है, वो ज़्यादा समझदार है। सो दे रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ विच द पार्टिसिपेंट इज़ द नॉट अवेयर। जब पार्टिसिपेंट यानी कि जो स्पीकर है आपका, उसको कोई इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है और आप बता रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर रहे हो, एंड नाउ यू आर मूविंग दिस ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द पार्टिसिपेंट इनटू द ओपन क्वाड्रेंट। ओपन में सबको सब कुछ पता होता है, अब जब किसी को कुछ नहीं पता उसको आप बताने लगोगे तो वो धीरे धीरे ओपन हो जाता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, वी कुड बी ईटिंग एट रेस्टोरेंट एंड आई मे हैव अननोइंगली गॉटन सम फूड ऑन माई फेस, दिस इन्फॉर्मेशन इज इन माई ब्लाइंड क्वाड्रेंट। हम लोग रेस्टोरेंट में चल के खाना खा रहे थे, मेरे फेस पे कुछ लगा, मेरे लिए तो ब्लाइंड है ना, मुझे पता ही नहीं कि कुछ हुआ है ऐसा। अगर आप मुझे बताओगे तो मैं कहाँ हो जाऊँगी, मैं अपनी राइट साइड शिफ्ट हो जाऊँगी, यानी कि मेरा जो वर्क एरिया क्वाड्रेंट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी।
अब मैं अपने वर्क एरिया के अंदर आ जाऊंगी, यानी कि अपने ओपन क्वाड्रेंट के अंदर आ जाऊंगी। चलिए जी, नेक्स्ट करते हैं अननोन क्वाड्रेंट। ना तुम्हें कुछ पता ना मुझे कुछ पता, दोनों बावले, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, अननोन क्वाड्रेंट। एडजेक्टिव विच वर नॉट सिलेक्टेड बाय आइदर द पार्टिसिपेंट और देयर पीयर्स, दोनों को ही नहीं पता। जैसे कि कई बार होता है हम लोग कुछ स्टडी कर रहे होते हैं, एक अनजान टॉपिक आ जाता है जिसके बारे में शायद आपके पार्टिसिपेंट को भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, किसी रास्ते में जा रहे हो, रास्ता खो गए, और जो आपके साथ चलने वाला इंसान है उसे भी रास्ता नहीं पता और आपको भी रास्ता नहीं पता। उस समय क्या होता है, उस समय नई चीज़ें डेवलप होती हैं, इनोवेशंस होता है या कुछ नई चीज़ें पता चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कभी अगर आपने डिस्कस किया हो, तो जैसे कि मुझे कल रात को सपना आया बट मुझे उस सपने का मतलब नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं, सर्चिंग करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, किसी ऐसे इंसान से पूछते हैं कि शायद उसे पता हो, और वो भी बोल दीजिए मुझे तो नहीं पता। तो हम लोग क्रुक्स कॉम्बिनेशंस बना कर क्या करते हैं, उस सपने को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं उस सपने का मीनिंग क्या है। तो उस समय में जहाँ पर ना मुझे कुछ पता ना सामने वाले को कुछ पता, दैट इज योर अननोन क्वाड्रेंट। So adjective which were not selected by either the participants or the peers remain in the unknown quadrant, representing the participants' behavior or motives which were not recognized by anyone participating. This may be because they do not apply or because there is a collective ignorance of the existence of that trait. क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं उस ट्रेट के बारे में, उस फील्ड के बारे में, उस बात के बारे में, तो आप कैसे कोई डिस्कस कर सकते हो, बिल्कुल डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं, आप अननोन क्वाड्रेंट में हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मे डिस्क्लोज अ ड्रीम दैट आई हैड, सो वी बोथ अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड इट्स सिग्निफिकेंस। सपना तो देख लिया जी, सपने का मतलब नहीं पता, उस मतलब को लगे हैं दोनों ढूंढने। तो उस प्रोसेस में क्या होगा, कुछ नई बातें सामने आ सकती है, न्यू अवेयरनेस में इमर्ज नॉन टू नाइदर ऑफ अस बिफोर द कन्वर्सेशन टुक प्लेस। इन सारी सिचुएशंस में हम अक्सर रहते हैं जहाँ पर सामने वाले को बहुत कुछ पता होता है, हमें कुछ नहीं पता होता, या हमें पता होता है सामने वाले को नहीं पता होता, या दोनों को ही नहीं पता होता। बस उन्हीं सिचुएशंस को इसने किस में डाल दिया, क्वाड्रेंट्स में डाल दिया, पर्टिकुलर नाम दे दिया। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट है एनलार्जिंग द ओपन क्वाड्रेंट। फर्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाओ, आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल। मुझे आइसक्रीम ब्लैक करंट पसंद है फॉर एग्जाम्पल। अब मैं इतना छोड़ दूंगी तो ओपन क्वाड्रेंट वहीं पर क्लोज, लेकिन आपने बातचीत और बढ़ानी स्टार्ट की, आपने मेरा फ्लेवर पूछा, उसके बाद फिर आप बताते हो कि अरे मुझे तो वनीला आइसक्रीम बहुत पसंद है, चलो जी। या फिर आपने बताया कि वो नया आइसक्रीम पार्लर खुला है, हैव यू विजिटेड देयर, आपने वहाँ पर विजिट किया है। तो उस तरह से क्या हुआ, बातों को एक्सप्लोर करते रहते हो और नई नई चीज़ें बताते रहते हो, यानी कि सेल्फ डिस्क्लोजर, अपने आप से जो बातें छेड़ते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने ओपन एरिया को और बड़ा करते हैं, एनलार्ज करते हैं, यानी कि अपने आप को खोल देते हैं पूरा, ताकि वो और नई नई चीज़ों को ग्रैब कर सके, समझ सके, पढ़ सके, ढूंढ सके। तो द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द ओपन क्वाड्रेंट इज कॉल्ड सेल्फ डिस्क्लोजर्स, अ गिव एंड टेक प्रोसेस बिटवीन मी एंड द पीपल आई इंटरेक्ट विद। ठीक है जी। Typically, as I share something about myself, moving information from my hidden quadrant into the open, and if other party is interested in getting to know me, they will reciprocate. अब कई बार क्या होता है, कुछ लोग पकाऊ होते हैं, जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ और सामने वाला अगर नहीं सुनना चाहता तो मेरा बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं कुछ बोल रही हूँ और सामने वाला इंटरेस्टेड है, तो वो रेसिप्रोकेट करेगा, यानी कि वो भी कुछ बातचीत करेगा, वो कुछ पूछेगा या रिप्लाई करेगा, आप उसका रिप्लाई करोगे, तो इसी तरह से आपकी बातें कॉन्टिन्यूटी में बढ़ती जाएंगी। एक ही बोलता रहे तो किसी ना किसी लेवल पे तो आके चुप होगा ना, अगर दोनों बोलेंगे तो वो लेवल बहुत आगे तक जाएगा। So by similarly disclosing information in their hidden quadrant, thus an interaction between two parties can be modeled dynamically as two Johari windows. तो क्या होता है कि दो पार्टीज अगर आपस में बात कर रही है तो दो विंडोज भी आपस में मर्ज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, हिडन और ओपन आपस में मर्ज हो गई, हिडन और ब्लाइंड स्पॉट आपस में मर्ज हो गया। तो क्या है, फॉर एग्जाम्पल, यू मे रिस्पॉन्ड टू माई डिस्क्लोजर दैट आई लाइक चेरी ग्रेशिया बाय लेटिंग मी नो व्हाट योर फेवरेट आइसक्रीम इज, जो मैंने आपको बताया, या फिर नया आइसक्रीम पार्लर कहाँ खुला है, या फिर कोई और उसके साथ एड ऑन इन्फॉर्मेशन अगर आप मुझे देना चाहो। तो क्या होता है, हमारे सारे क्वाड्रेंट्स खुलकर ओपन में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारा ओपन क्वाड्रेंट भी, उसका एरिया भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन स्कोप है वो बड़ा हो जाता है। सो बेसिकली जौहरी विंडो कहना क्या चाहता है, इंट्रैक्शन इज मस्ट, इंट्रैक्शन आपको करना चाहिए। अगर इंट्रैक्शन नहीं करते तो क्या फ़ायदा, छुप कर बैठोगे या ब्लाइंड हो जाओगे, ओपन रहना चाहिए हमें। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स हैं, ये एडजेक्टिव्स आपकी कैपेबिलिटीज़ दिखाते हैं, जैसे एबल, काम,
कॉन्फिडेंट, फ्रेंडली, गिविंग, हैप्पी, हेल्पफुल, प्राउड, रिस्पॉन्सिबल, सेंटिमेंटल, टेंस। तो ये क्या है, ये आपकी एक क्वालिटी है या फिर आपका बिहेवियर है या आपके एटीट्यूड है, किस तरह का आपका एटीट्यूड है। आप कॉम्प्लेक्स हो, क्लेवर हो, बोल्ड हो, इंडिपेंडेंट हो, काइंड हो, एनर्जेटिक हो, एक्सट्रोवर्ट हो, लविंग हो, पावरफुल हो, रिलैक्स हो, सेल्फ कॉन्शियस हो या सिली हो, वार्म हो, विटी हो, वाइज हो, कैसे हो। तो ये सारे एडजेक्टिव आप एक बार रीड ज़रूर कर लेना, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना हमारे पास था जोहरी विंडो और हमारे नेटवर्क्स के लिए, ठीक है। अब इस नेटवर्क्स को अपने मॉड्यूल के साथ कंटिन्यूटी में रीड करना लाइन टू लाइन, ठीक है। और इतना ही करेंगे आज की क्लास में हम। उसके बाद हमारे पास कुछ कम्युनिकेशन बैरियर्स रह चुके हैं पढ़ने के लिए, और उन बैरियर्स को किस तरह से रिमूव करना चाहे वो रह गया है हमारा पढ़ने के लिए, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।